दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक सैलरीड पर्सन अपना इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फॉर्म बड़ी आसानी से कैसे फाइल कर सकता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आना होता है। तो यहाँ से आप लिंक देख सकते हैं। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर में लॉग इन का ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करके आपको लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपने पैन एंड पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर लेना है। तो लॉग इन करते ही आप आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आते ही आपको यहाँ पे फाइल नाउ का ऑप्शन दिखेगा फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, इस पे क्लिक करना है। देन सिलेक्ट असेसमेंट ईयर में आपको यहाँ पर 23-24 करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, यहाँ पे ऑनलाइन लेके चलना है, देन कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न वाला ऑप्शन चूज करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस एप्लीकेबल में इंडिविजुअल लेके चलना है। उसके बाद सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म में आपको यहाँ पर ITR 1 सेलेक्ट करना है। प्रोसीड विद ITR 1 पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको ब्रीफ में लिख के दिया हुआ है कि किनके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है और कौन ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर ITR फाइल करने से रिलेटेड आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिए। मैं आपको उस पर जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो एक बार करेक्ट ITR फॉर्म इंश्योर करने के बाद यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। देन आपको बताना है कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। तो एक सैलरीड पर्सन के लिए ये फर्स्ट वाला ऑप्शन एप्लीकेबल रहेगा, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इस पे आपको क्लिक करके कंटिन्यू करना है। अब आपको 1 बाय 1 ईच कॉलम पे क्लिक करना है और उसमें डिटेल या तो आपको फिल करनी है या प्रीफिल्ड वाली डिटेल को आपको चेक करके आगे प्रोसीड करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ब्लॉक पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रीफिल मिलेगी, आपको जस्ट वेरीफाई कर लेना है कि आपकी डिटेल करेक्ट आ रही है। इसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको आपके एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय हैं। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको अदर सिलेक्ट करके चलना है। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन में आपका आएगा 139(1) अगर आप ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम। तो आपको आपकी सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली और आपके डिडक्शन एग्जम्पशन के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है कि आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना है या ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है। तो कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी ये डिसाइड करने के लिए मैंने आपके लिए एक एक्सेल कैलकुलेटर बनाया हुआ है, जहां पर आप सिंपल आपकी सैलरी और डिडक्शंस की डिटेल डालकर ये पता कर सकते हैं कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेटर है या न्यू टैक्स रिजिम बेटर है। तो इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर इस कैलकुलेटर को यूज करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी हमारे केस में डेटा के हिसाब से ओल्ड टैक्स सिस्टम बेटर है, तो उसी को हम चूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने नो सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों अगर आप अपना ITR एक एक्सपर्ट से फाइल करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल ID मिल जाएगा, जहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बैंक डिटेल में आपको यह ध्यान रखना है कि आपके जितने भी एक्टिव बैंक अकाउंट हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 वो सारे बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। और जिस अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं उसका वैलिडेटेड होना जरूरी है। अगर वैलिडेटेड नहीं है तो आपका रिफंड फेल हो जाएगा। मेरे केस में एक ही अकाउंट एक्टिव था और वो वैलिडेटेड है, तो मैं यहाँ पर आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। उसका स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो फर्स्ट ब्लॉक पे यहाँ पे ग्रीन में कंफर्म्ड आ जाएगा और आपका सेकंड ब्लॉक ओपन हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम का। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी डिटेल यहाँ पे प्रीफिल आ रही है, नीचे भी कुछ डिटेल मुझे यहाँ पे प्रीफिल दिख रही है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट यहाँ पर आ रही हैं। चलिए सेकंड ब्लॉक ओपन कर देते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम वाला। उसके बाद ये आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए बोलेगा, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज। यहाँ पे आपको एडिट का बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म 16 और AIS दोनों से ये डिटेल वेरीफाई करनी है। इवन फॉर्म 26 AS से भी आपको ये डिटेल वेरीफाई करनी है। तो फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलेगा और AIS और फॉर्म 26 AS वो आप इसी पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फॉर्म 16 ओपन कर लेता हूं जो कि एम्प्लॉयर से मिला हुआ है। तो आपकी स्क्रीन पे आपको फॉर्म 16 दिख रहा होगा। तो फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट A एंड पार्ट B। तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि यहाँ पर आपके पास असेसमेंट ईयर 23-24 का फॉर्म 16 होना चाहिए। अब इसको आपको मैच करना है फॉर्म 26 AS और AIS से। तो चलिए डाउनलोड कर लेते हैं फॉर्म 26 AS। तो अगेन आपको टैक्स पोर्टल पे आना है। अब फॉर्म 26 AS डाउनलोड करने के लिए ई फाइल पे आपको कर्सर लेके जाना है। यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म्स में सेकंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा व्यू फॉर्म 26 AS, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। आई एग्री पे चेक मार्क करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 AS पे क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपको 23-24 सिलेक्ट कर लेना है।
यहाँ पर व्यू एस में HTML सेलेक्ट करके व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है, देन एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक करना है। तो ऐसा करने से आपका फॉर्म 26AS डाउनलोड हो जाएगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि ये भी असेसमेंट ईयर 23-24 का होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर इसमें 22-23 होना चाहिए। फॉर्म 26AS में आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो डिटेल्स है वो अप्रैल 22 से मार्च 23 तक की पूरे 12 महीने की डिटेल आपकी यहाँ पर आनी चाहिए। और मुझे साथ ही साथ ये चेक करना है कि ये फॉर्म 16 से मैच कर रहा हूँ। फॉर्म 16 में देखेंगे तो ईयरली जो टोटल सैलरी है वो यही आना चाहिए, 6,89,364। तो फॉर्म 16 में देखिए चारों क्वार्टर का टोटल आ रहा है 6,89,364। ये आपका एग्जैक्टली मैच कर रहा है। इसी तरीके से जो टैक्स डिडक्टेड है वो भी पूरे 12 महीने का आना चाहिए और वो भी मैच करना चाहिए, 26,869। तो हमने अभी तक ये इंश्योर कर लिया कि फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS हमारे मैच कर रहे हैं। अब इसको मैच करना है AIS से। अगेन आपको टैक्स पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्विसेज में ऑप्शन दिखेगा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का, इस पे आपको क्लिक करना है, देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको AIS पे क्लिक करना है, देन टैक्स इंफॉर्मेशन समरी TIS पे क्लिक करना है। तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी आपकी सैलरी एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए, 6,89,364। तो हम देख चुके हैं ये वही सैलरी है जो हमारे फॉर्म 16 में और फॉर्म 26AS में है। यानी जो मेरे तीनों डेटा हैं, फॉर्म 16, फॉर्म 26AS और AIS, ये तीनों डेटा में मेरी डिटेल्स एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। ये मैचिंग होने के बाद ही आपको आगे प्रोसीड करना है। इसके अलावा अगर आपके AIS में कुछ अदर डिटेल्स भी आ रही हैं, जैसे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो गया, या सेल ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स या सेल ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड आ रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको ITR फॉर्म चेंज करना पड़ सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट तो आप ITR 1 में भर सकते हैं, बट अगर आपका सेल ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स है, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड है, तो उस केस में आपके लिए या तो ITR 2 अप्लीकेबल होगा या फिर ITR 3 अप्लीकेबल होगा। अब ये आपको आगे का ITR फॉर्म 16 के पार्ट B से कंप्लीट करना है। तो ये जो फॉर्मेट है ITR फॉर्म का, ये फॉर्म 16 के पार्ट B से एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो 1 बाय 1 डिटेल आपको फॉर्म 16 के पार्ट B में मिल जाएंगी। तो ये हमने पार्ट A देखा था जिसमें आपकी क्वार्टरली डिटेल्स थी, ये हमने मैच कर ली थी। इसमें स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म 16 का पार्ट B दिखेगा। इसमें आपको ये 1 बाय 1 यहाँ पे भरते जाना है। देखिए, सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट सेक्शन 17(1), सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), ये ऑटो फिल्ड आ रहा था, ये ऑलरेडी मैच हो रहा है, 6,89,364। वैल्यू ऑफ परक्विजिट 17(2) 0 है, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये ऑलरेडी 0 है। तो 1 बाय 1 आपको ये मिलता जाएगा। इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्री, तो फॉरेन में अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा हो तो उस केस में ये अप्लीकेबल होगा। तो अगर आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होगा, इसको डिलीट कर दीजिए। उसके बाद एग्जम्प्ट अलाउंस, तो आपके अलाउंस टू द एक्सटेंट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, तो इसमें केवल एक ही अलाउंस दिख रहा है, वो है हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन 10(13) है, 48,580। तो यहाँ पर अलाउंस की डिटेल नहीं आ रही है, तो हमें फिल कर दी नहीं फॉर्म 16 से। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको जाना है और 10(13)A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हाउस रेंट, ये सिलेक्ट कर लेना है और अमाउंट है 48,580। तो ये अमाउंट आपको फिल कर देना है फॉर्म 16 के पार्ट B से। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, तो इसमें स्क्रॉल डाउन करके आते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो सेम फॉर्मेट है दोनों का। यहाँ पे 3 डिडक्शन कवर होती हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी फिलअप आ रही है यहाँ पर। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये आपका यहाँ पे भी 0 है और प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे है 2500। ये डिटेल यहाँ पे नहीं आ रही है, फिल कर देते हैं यहाँ पे, तो 2500 हमने फिल कर दिया। तो ये आपका आ गया 5,88,284 इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। तो यहाँ पे भी देखिए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी आ गया 5,88,284। तो इनकम फ्रॉम सैलरी वाला पार्ट हमने फॉर्म 16 से एग्जैक्टली मैच कर लिया। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपका कोई हाउसिंग लोन यानी होम लोन चल रहा है तो उसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आप इस हेड में ले सकते हैं। तो अगर आपके केस में होम लोन अप्लीकेबल है तो आपको आपकी बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना है। उस सर्टिफिकेट में जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो यहाँ पे आपको क्लेम करना है। तो हमारे केस में एम्प्लॉय ने होम लोन लिया हुआ है और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी बैंक से लिया हुआ है। चलिए ओपन कर लेते हैं। तो इस एम्प्लॉय ने 22-23 फाइनेंशियल ईयर में टोटल इंस्टॉलमेंट जो पे की है वो है 82,872 के, और इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट है 19,091 रुपीज का और इंटरेस्ट कंपोनेंट है 63,781 का। तो ये जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है ये आपका यहाँ पे क्लेम होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो चलिए इसे फिल कर देते हैं। तो एडिट डिटेल कर दिया और यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, उसमें खुद रहता है एम्प्लॉय। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट है 63,781।
अरियर्स यहाँ पे 0 है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हैं वो किसी न किसी प्रूफ के बेसिस पे फिल कर रहे हैं, क्योंकि बाद में अगर इनकम टैक्स से इंक्वायरी आती है तो आपको ये प्रूफ वहां पे सबमिट करना पड़ सकता है। तो ये हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे थर्ड आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो यहाँ पे मेरा प्रीफिल आ रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। तो लास्ट ईयर इस एम्प्लॉय ने जो भी टैक्स का रिफंड लिया था उस पर जितना भी इंटरेस्ट दिया गया था वो यहाँ पे ऑटो फिल आ रहा है, तो इसको आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिविडेंड मिला है या सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो हो सकता है आपके EIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट शो हो रहा हो या डिविडेंड शो हो रहा हो, तो यहाँ पर आपको उसे जरूर फिल करना है। तो मेरे केस में यहाँ पर डिविडेंड तो नहीं है, पर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जरूर मैंने बैंक स्टेटमेंट से कैलकुलेट कर लिया है, वो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐड अनदर पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया, तो ये यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। 3250 का मुझे इंटरेस्ट मिला है साल भर में, वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। इसके अलावा अगर आपका FD का इंटरेस्ट है तो वो भी आप यहाँ पे यस करके फिल कर सकते हैं। टैक्स रिफंड यहाँ पे ऑलरेडी प्रीफिल आ रहा है, तो इस तरीके से आपकी जो जो इनकम अप्लीकेबल हो आप यस करके फिल कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम हो तो वो भी यस करके आप फिल कर सकते हैं, देन कंटिन्यू। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। अच्छा, ये जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है ये हम डिडक्शन भी ले सकते हैं सेक्शन 80 TTA में। तो 10,000 रुपए तक का सेविंग बैंक इंटरेस्ट हम डिडक्शन ले सकते हैं, तो उस समय हम इसे डिडक्ट कर लेंगे डिडक्शंस के टाइम, ये हम ध्यान रखेंगे। तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। इसके अलावा अगर आपकी कोई एग्जम्प्टेड इनकम है तो यहाँ पे रिपोर्टिंग पर्पज से यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है जो 5,000 से कम है तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो मेरे केस में कोई एग्जम्प्टेड इनकम नहीं है, यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो ये वाला जो ब्लॉक था ग्रॉस टोटल इनकम का, ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक था क्योंकि इसमें आपकी सारी इनकम की डिटेल्स आती हैं। अब यहाँ पे आपका तीसरा ब्लॉक ओपन हो गया टोटल डिडक्शंस का, तो इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे अगेन कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जहाँ पे आपको यस और नो करना है। तो यहाँ पे जो आपके लिए एप्लीकेबल हो उसी को आप यस या नो कीजिए। डोनेशन अगर आपने पे किया है, आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कोई डोनेशन नहीं दिया है। 80GG में मैं कुछ भी क्लेम नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी HRA क्लेम किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 80C, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें कवर होती हैं और ये कॉमन है। तो आपका जो PF डिडक्ट होता है आपकी सैलरी से हर महीने, आपका LIC का प्रीमियम है, 5 ईयर्स की टैक्स सेवर की FD है, आपके स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस है, होम लोन का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, ELSS में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में अगर आपने पैसा लगाया है वो सब 80C में कवर होता है। तो हमारे केस में हम फॉर्म 16 चेक कर लेते हैं। तो फॉर्म 16 में आपको डिडक्शन वाला पार्ट मिलेगा और यहाँ पे देखिए डिडक्शन 80C में ये 21,600 है PF की डिडक्शंस, तो ये मुझे क्लेम करना है 21,600। इसके अलावा होम लोन का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो भी 80C में कवर होता है, तो वो दोनों को ऐड करके लिख देता हूं मैं। तो 21,600 और IT सर्टिफिकेट में मेरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है 19,091, टोटल मिला के 40,691 क्लेम कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पे यस किया 40,691। मेरे पास इस अमाउंट का प्रॉपर जस्टिफिकेशन है फॉर्म 16 से और मेरे IT सर्टिफिकेट से। नेक्स्ट है आपका पेंशन स्कीम में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो 80CCD2 में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको जो भी पैसा मिल रहा है उसको क्लेम कर सकते हैं। 80D मेडिक्लेम अगर आपका है तो आप यस क्लिक करके उसे क्लेम कर सकते हैं। हायर एजुकेशन का लोन लिया हुआ है उसे आप क्लेम कर सकते हैं। 80TTA सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमारे लिए एप्लीकेबल है जो हमने इनकम में लिखा था, उस समय मैंने आपको बोला भी था कि इसको हम क्लेम करेंगे, तो इसको मैंने यस कर दिया। आगे इसका शेड्यूल फिल करना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। शेड्यूल 80TTA इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, तो आगे इसका शेड्यूल भरना पड़ेगा। तो जो भी डिडक्शन एप्लीकेबल थी वो यहाँ पे फिल कर दी हमने, देन कंटिन्यू। इसके बाद डिडक्शंस को एक बार वेरीफाई कर लेना है। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई डिडक्शन है तो यहाँ पर आप ऐड करके उसे फिल कर सकते हैं। जैसे अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके आप इसे इंटर कर सकते हैं। हमारे केस में 80TTA की डिटेल फिल करनी है तो ऐड कर दिया हमने 3250। तो 10,000 तक का सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपका एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 80TTA, इसको ऐड कर दिया। तो हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई डिडक्शंस की। अब यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है कि डिडक्शन एंटर्ड इज मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। अब यहाँ पे हुआ ये है कि इस एम्प्लॉय ने अपने होम लोन की डिटेल्स एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं की थी, जिसकी वजह से डिडक्शन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं गई है। बट हमने जो भी फिल किया है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट से फिल किया है, तो हमें कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे आप रेंडम बेसिस पे कुछ भी अमाउंट डालेंगे तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कंफर्म पे क्लिक कर दिया तो हमारा थर्ड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ है टैक्स पेड। अब यहाँ पे आपका जितना भी TDS है
वो यहाँ पर शो डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको टीडीएस की डिटेल प्रीफिल मिल रही है, तो जितनी भी सैलरी मिली है आपको साल भर में और टीडीएस है, ये प्रीफिल आपको यहाँ पे दिखेगा और ये वही अमाउंट होगा जो फॉर्म 16, फॉर्म 26 एएस और एआईएस में होगा। तो ये वही अमाउंट है, 6,89,364 की सैलरी और 26,869 का टीडीएस। तो ये डिटेल मेरी मैच कर रही है, इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कंफर्म। अब फिफ्थ कॉलम है टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, तो सैलरी में से एचआरए का अमाउंट और सेक्शन 10 की डिडक्शन के बाद इतनी सैलरी थी, और चैप्टर 6A में हमने होम लोन की डिडक्शन, पीएफ की डिडक्शन लेकर हमारी जो टैक्सेबल इनकम आई वो आई 4,84,480। अब ये जो इनकम है टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर है और इस पे जो टैक्स बना वो बना 11,724 का। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर है तो हमारा ये पूरा का पूरा रिबेट में एडजस्ट हो जाएगा और हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो 12,500 रुपए तक का अगर टैक्स आपका होता है तो वो पूरा का पूरा माफ हो जाता है रिबेट में 87A में। तो मुझे किसी प्रकार का कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि जो मेरी टैक्स लायबिलिटी है वो है 0, यानी मुझे किसी प्रकार का टैक्स नहीं पे करना था, बट मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा टीडीएस डिडक्ट कितना किया है 26,869 का, तो ये पूरा का पूरा मुझे अब रिफंड मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ 26,870 रुपीज। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस एम्प्लॉय ने अपने होम लोन की डिटेल अपने एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं की थी, जिसकी वजह से इसकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा आ रही थी और एम्प्लॉयर ने उसका टैक्स डिडक्ट कर लिया। अब क्योंकि हमने आईटीआर फाइल करते समय होम लोन का रिडक्शन ले लिया, हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर आ गई, तो हमारा टैक्स 0 हो गया। तो जो भी एक्सेस टैक्स कटा हुआ है वो हमें यहाँ पर रिफंड मिलने वाला है। तो रिफंड अमाउंट है 26,870 का। प्रीव्यू रिटर्न कर लीजिए, तो चेक मार्क कर लीजिए, देन प्रोसीड टू प्रीव्यू। तो यहाँ पे आपका एट ए ग्लांस आ जाएगा पूरा आईटीआर फॉर्म। तो जो टैक्सेबल इनकम आ गई वो आ गई 484, उस पर टैक्स बना 11,724 का, जो कि पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो गया 87A में। टोटल टैक्स पेड बाय वे ऑफ टीडीएस था हमारा 26,869 रुपीज़ का। तो पूरा का पूरा हमें रिफंड मिल जाएगा, 10 के मल्टीपल में मिलता है, तो रिफंड का जो अमाउंट आ गया वो आ गया 26,870 रुपीज़ का। और आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपने अकाउंट सेलेक्ट किया है रिफंड के लिए वो आपका यहाँ पे एडेड है और प्री वैलिडेटेड है। तो ये सब इंश्योर करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने से जो भी आपकी एरर्स होगी आईटीआर फॉर्म में वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 एरर्स हैं, 2 एरर्स फाउंड, इनको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल एरर पे क्लिक करके आप वहां पे पहुंच सकते हैं। तो प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, इस पे क्लिक करते हैं। तो 80D डिडक्शन, ये तो हम क्लेम कर ही नहीं रहे थे, ये क्यों आ गया यहाँ पे? नॉट क्लेमिंग कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम नॉट क्लेमिंग कर लेते हैं। तो आई थिंक ये दोनों एरर यहीं पे आ गई, इसी पेज पे सेव कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे डिडक्शन पे आ गए तो आपको ये यहां तक वापस जाना है। कंफर्म, आप प्रोसीड करके देखते हैं। प्रीव्यू रिटर्न, प्रोसीड टू प्रीव्यू, अगेन प्रीव्यू। रिफंड का अमाउंट सही आ रहा है 26,870। प्रोसीड टू वैलिडेशन। तो ये हो गया वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर फाउंड, यानी टेक्निकली हमने सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करके आप इसे ई वेरीफाई कर सकते हैं आधार के थ्रू। तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पे गए, देन आपको ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो ई वेरिफिकेशन के लिए आपके पास ऑप्शन है, एक तो थ्रू आधार ओटीपी है, तो मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उससे आप कर सकते हैं। ये सबसे इजी ऑप्शन है क्योंकि इस एम्प्लॉय का जो मोबाइल नंबर है वो आधार से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे थ्रू बैंक अकाउंट। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ग्रीन में लिखा हुआ जाएगा कि यू हैव वैलिडेटेड एंड इनेबल्ड ईबीसी, और इसके बाद आपके पास नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, डीमेट अकाउंट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ईबीसी कोड ऑलरेडी आ चुका होगा, वो ईबीसी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है एंड ई वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। तो ये अब आपका आखिरी स्टेप है, कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। प्लीज नोट दैट वंस यू सबमिट द रिटर्न यू कैन नो लॉन्गर मॉडिफाई द डिटेल्स। तो एक बार आपने सबमिट कर दिया तो आप डिटेल्स को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर सारी डिटेल वेरीफाई कर चुके हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न।